देखिए राजीव जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये अटल आडवाणी वाली नहीं है, ये मोदी और शाह की भाजपा है। इन्होंने जो काम किया है भाजपा पर और पूरे देश पर, मैं कई बार कहता हूं कि ये गुजराती उपनिवेशवाद में तब्दील हो गया है देश। एक वो हिंदुत्व का उपनिवेश भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये हमेशा जब आप इस तरह का कदम उठाते हैं कि आप मैंडेट को हाईजैक कर लें, खरीद लें, गन पॉइंट पर बदल दें उसको, लेकिन गलतियां तो होती हैं, इनसे भी होती हैं। और मैं हिमाचल के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जो भी इन्होंने किया है, एक सीट के लिए विपक्ष को मजबूत कर दिया राजीव जी। अखिलेश यादव जिन लोगों से घिरे हुए थे, जो आस्तीन के सांप बने हुए थे, जो बार बार अखिलेश यादव को गुमराह कर रहे थे, जिनकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर चले गए, पल्लवी पटेल नाराज हो गई, वो आज असलियत दिखा करके एक्सपोज हो गए और अखिलेश यादव को वो असलियत अब समझ में आ गई। और मुझे लगता है कि इसके बाद अखिलेश यादव और ज्यादा मजबूती के साथ अभी उभर करके आने वाले हैं जी। वो जो पीडीए की राजनीति वो जो कर रहे थे, उसमें जो सेंधमारी हो रही थी, वो सेंधमारी अब खत्म होने वाली है। और ये भी संभावना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य वापस पार्टी में आ जाएं। आज नहीं तो कल, 2-4 दिन के भीतर आप इसको सुनिएगा, इस खबर को ब्रेक करिएगा जी। पल्लवी पटेल की जो नाराजगी थी वो भी दूर होगी इसके बाद। और फिर एक जो बहुजन एकता है जिसकी कोशिश अखिलेश यादव कर रहे थे, वो इस प्रकरण से बनेगी। जो नाराजगी अखिलेश यादव से लोगों की हुई थी, क्योंकि यहां अखिलेश यादव ने गेम खेल दिया, बीजेपी संजय सेठ को लेकर के आई, लेकिन जो तीसरे नामांकन हुआ था रामजी लाल सुमन का, जो बड़े सीनियर दलित नेता हैं मुलायम सिंह के साथ जिन्होंने राजनीति की, उन रामजी लाल सुमन की सीट फंस रही थी, जिसको अखिलेश यादव ने पहले नंबर पर रखा और उनको क्लियर कर दिया, जया बच्चन को क्लियर कर दिया। उसमें आलोक रंजन की सीट फंस गई। लेकिन आलोक रंजन के खिलाफ ही पल्लवी पटेल ने मोर्चा संभाला था। अब जो अखिलेश यादव ने जो कदम उठाया, उससे उन्होंने दलितों को बड़ी खुशी दे दी, जो नाराजगी थी उसको खुशी में बदल दिया। और इधर स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल की भी नाराजगी दूर होगी और इससे अखिलेश यादव मजबूत होंगे। अखिलेश यादव मजबूत होंगे तो इंडिया मजबूत होगा, और इंडिया मजबूत होगा तो डेफिनेटली ये फायदा पूरा विपक्ष को जाएगा। और उत्तर प्रदेश में अगर 3 दर्जन सीटों पर भी इंडिया अलायंस चुनाव जीतता है तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये सब जानते हैं। हां, ये जरूर है कि जो आज हुआ वो बहुत संभावित था, उसमें मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई, अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये हो रहा है, ये तो चल रहा है, डंके की चोट पर चल रहा है। अमित शाह को इसीलिए जाना ही जाता है कि साहब अगर मैंडेट हमको नहीं मिला तो फिर हम जो भी करेंगे लेकिन लेकर के आएंगे। विधायक खरीदे जाते हैं, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जो होता है, तो इस चुनौती को जरूर विपक्ष को समझना चाहिए और मुझे लगता है कि उसकी तैयारी भी करनी चाहिए कि हमें इस चुनौती से कैसे मुकाबला करना है। लेकिन आज के प्रकरण का उत्तर प्रदेश में तो फायदा इंडिया को होने जा रहा है। फायदा इंडिया को होने जा रहा है। प्रशांत टंडन जी, कैसे आप देखते हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राज्यसभा चुनाव? अभी तो लोकसभा बाकी है, बहुत बड़ा चुनाव बाकी है 15 सीटों के लिए। जब एक मेयर पद के लिए समाजवादी पार्टी, तो उधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी जो है वो पैसे कमा के रखी हुई है। आप जान रहे हैं कितना अपार धन है, अकूत धन है बीजेपी के पास, और उसका इस्तेमाल कर रही है। भले आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे उसमें बैन करवा दीजिए या कुछ और कर दीजिए, और जिसका चेहरा जो है वो पहले से ही बेनकाब हो, उसके नकाब उतरने का, जो चेहरा पे नकाब है उसके उतरने का क्या मतलब? सब जानते हैं अच्छी तरह से कि किसके चेहरे के अंदर क्या है, नकाब के पीछे क्या छिपा हुआ है, कैसा चेहरा छिपा हुआ है, ये सब कुछ जाहिर है। लेकिन उसके बाद भी हमको जो करना है वो हम कर रहे हैं। हर तरह के चुनाव, और उस चुनाव में जीत और सिर्फ जीत चाहिए। 3 राज्यों के चुनाव में भी ऐसा ही लग रहा था, चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, या
राजस्थान का चुनाव, इन चुनाव में भी आपने देख लिया कि वहां नतीजे क्या आए। क्या ऐसे ही नतीजे की उम्मीद करें, या इंडिया गठबंधन जिस मजबूती के साथ यहां चुनाव लड़ रहा है या लड़ने की तैयारी कर रहा है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, उसको देखा जाए। क्या आज की जो चीजें हुई हैं इससे इंडिया गठबंधन जो है वो सबक भी लेगा, और दूसरा उससे इंडिया गठबंधन मजबूत भी होगा? क्या आज की तारीख में दो बातें हुई हैं, एक तो बहुत बड़ा झटका देने की कोशिश, जो झटका लगा है और बीजेपी ने जो दिया है वो, और दूसरा जो लोग जो बिक सकते थे वो बिक गए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों या कांग्रेस के हों। इससे क्या आने वाले समय में और आसान होगा, जरा समझना चाहता हूं। पहले प्रोफेसर रविकांत जी, उसके बाद आप दोनों साथियों प्रशांत टंडन जी, आपसे भी। रविकांत जी, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, निश्चित रूप से ये जो परिस्थितियां हैं बहुत चुनौतीपूर्ण है और विपक्ष को कई मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है। सिर्फ चुनाव में जाना, राहुल गांधी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, सामाजिक न्याय के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है उसको वो लगातार अपनी यात्रा में कह रहे हैं, रख रहे हैं। लेकिन जो चिंता है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है जी। जो पूरी मशीनरी है उसका कैसे दुरुपयोग होता है, जिस बेशर्मी के साथ जिसे कह दिया जाए कि ये तो चाणक्य नीति है, जिसको मास्टर स्ट्रोक कह दिया जाए, जब आप मैंडेट को हड़प लेते हैं, डरा देते हैं या खरीद लेते हैं, ये निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में एक बड़ी चुनौती होने जा रही है। और विपक्ष की एकजुटता ही नहीं बल्कि इस पर एक विचार विमर्श भी उसको करना है कि कैसे आने वाले वक्त में इन चुनौती से लड़ना होगा। वरना हमने अमेरिका में देखा ट्रंप के चुनाव हारने के बाद क्या हुआ था, और जिस तरह की एक भक्त मंडली तैयार है नरेंद्र मोदी के लिए, उनका जो समर्थक वर्ग है उसको भी हम लोग जानते हैं। तो लोकतंत्र को वहां तक कमजोर कर दिया गया है कि अगर कोई उलटफेर होता है तो फिर उसको भी हाईजैक करने की कोशिश होगी। निश्चित रूप से ये चुनौती है और इस चुनौती को विपक्ष को अभी से समझना होगा और इसके लिए अपने आप को मजबूत करना होगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, एक चुनौती है, इस चुनौती को स्वीकार करने की जरूरत है, लेकिन विपक्ष कैसे मजबूत हो रहा है या होगा, ये भी एक विषय है, इस पर चर्चा जरूर करना चाहूंगा। प्रशांत टंडन जी, कैसे देखा? हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।